अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हमना अलवी। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। हमारे आसपास जितने भी जानदार मौजूद हैं, वो दूसरे सांस लेने वाले जानदार हों या फिर इंसान हो, हम सब मूव करते हैं। उसके लिए सपोर्ट के लिए हमें कोई स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। वो स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं उनके मुतालिक हम आज स्टडी करेंगे। बेसिक सपोर्ट क्या है हमारी मूवमेंट के लिए, उसको स्टडी करेंगे। तो सपोर्ट के लिए मेन स्ट्रक्चर जो हमें रिक्वायर्ड है ना, वो है हमारे पास स्केलेटन। अब स्केलेटन क्या होता है? इट इज़ टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। एक फ्रेमवर्क है हमारे पास टफ स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ये हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, और मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ तरीके से ये बना होता है। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो उसमें स्केलेटन एक सिंगल सेल से सिक्रीट होता है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक से ज़्यादा सेल से बने हैं, उसमें मुख्तलिफ स्पेशलाइज काइंड ऑफ सेल होते हैं। अब ये जो स्केलेटन हमारे पास है, ये मुख्तलिफ एनिमल्स में कैसा होता है वो हम फर्दर देख लेते हैं आगे। स्केलेटन की हमारे पास टोटल 3 टाइप्स होती हैं। पहली होती है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंड देन लास्ट वन जो हमारे पास मौजूद होती है टाइप, वो है एंडोस्केलेटन। फर्स्ट टाइप जो हमारे पास मौजूद है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब ये स्केलेटन क्या होता है कि हाइड्रो नाम से ही ज़ाहिर है कि हाइड्रो वाटर के लिए यूज़ होता है। ये फ्लड फिल्ड एक इसमें कैविटी होती है, वही एज अ सपोर्ट एंड मूवमेंट स्ट्रक्चर के तौर पे रोल प्ले कर रही होती है। कोई हार्ड स्ट्रक्चर जैसे बोन्स वगैरह हमारे पास इसमें मौजूद नहीं होती। ये कौन सा स्केलेटन होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। ये स्केलेटन जो बेसिकली है ना, वो कंट्रैक्शंस वगैरह प्रोवाइड करता है मसल्स को, उन्हें कंस्ट्रिक्ट होने में हेल्प करता है। मतलब फिर उस मूवमेंट के ज़रिए हमारे पास क्या होती है, सपोर्ट प्रोवाइड होती है, और फिर एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ये स्नाइडेरियंस में होता है, एनालिड्स में होता है। अब हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है वो किस तरह वर्क करता है उसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए ना हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अभी सी एनीमून में प्रेजेंट होता है। उसमें क्या करता है कि सी एनीमून की जो कैविटी होती है ना, वो फिलअप हुई हुई होती है सी वाटर के साथ। वो फिलअप हुई हुई होती है और एक्सटेंशन में हेल्प करती है अपने मसल्स की। अब सी एनीमून क्या करता है, अपने माउथ को ये क्लोज़ कर लेते हैं, और माउथ को क्लोज़ करने के बाद उसके इर्द गिर्द जो सर्कुलर अरेंज हुए हुए होते हैं मसल्स, उनको कंस्ट्रिक्ट करते हैं। वो मसल्स जब कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो उनकी कंस्ट्रिक्शन प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से ये अपराइट जो इनकी पोजीशन होती है, पोस्चर होता है, उसको मेंटेन करते हैं। अब हम हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की बात करेंगे अर्थ फॉर्म में। अर्थ फॉर्म में जैसे कि हम जानते हैं हमें शॉर्ट शॉर्ट कंपार्टमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, एक टोटल कैविटी नहीं होती। अब उन कंपार्टमेंट्स में हमारे पास सर्कुलर मसल्स भी मौजूद होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी मौजूद होते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, उसकी वजह से कंपार्टमेंट शॉर्टन हो जाते हैं, लेकिन जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वही कंपार्टमेंट इलोंगेट कर जाते हैं। अब ये जो ऑल्टरनेट मूवमेंट होती है ना इन मसल्स की, वो क्या करती है, उसकी वजह से अर्थ फॉर्म आगे और पीछे मूव करता है। अब हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन को देख लिया, हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। वो क्या है? एक्सोस्केलेटन। अब एक्सो नाम से ज़ाहिर है आउटसाइड होगा। आउटसाइड एक ऐसा होता है हार्डन्ड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स और अटैच्ड। ये इनर्ट होती है, नॉन लिविंग होती है। आउटसाइड है ना, तो बेसिकली मेन पर्पस इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही होता है, और ये एनिमल सेल्स में एक्टोडर्म के थ्रू रिलीज होती है। अब इसमें 2 तरह की लेयर्स मौजूद होती हैं, एपिक्यूटिकल होती है, प्रोक्यूटिकल होती है। जो आउटर लेयर है ना हमें जो दिखाई दे रही होती है स्केलेटन की, वो एपिक्यूटिकल होती है और वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। अब ये वाटर को गुजरने नहीं देती, वो पानी के लिए इम्परमेबल होती है, और इसका मेन काम ये होता है कि इसने एज अ बैरियर वर्क करना होता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। अब एपिक्यूटिकल के बिलो बल्क या वो एरिया या कंटेंट जो है मेन एक्सोस्केलेटन का प्रेजेंट होता है, उस कंटेंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं। अब ये काइटन से बना होता है, मुख्तलिफ किस्म के पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स भी इसमें मौजूद होती हैं। अब जिनमें फर्दर हार्डन्ड हमें प्रोक्यूटिकल नज़र आता है, उसमें क्या होता है कि इसकी कंपोजिशन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारे पास इम्प्रेगनेट हुआ होता है, अंदर मौजूद होता है। अब अगर हम एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल्स देखें तो हमें मोलस्क्स वगैरह में ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नज़र आता है, और जो कम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन होता है वो ऑर्थोपोड्स में प्रेजेंट होता है। अब ऑर्थोपोड्स में भी वो मेन प्रोटेक्शन ही हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, एज अ बैरियर एक्ट कर रहा होता है, ताकि आउटर इन्वायरमेंट कोई भी डैमेज कॉज ना कर सके इनर एनिमल को। बट क्या है कि इन केस ऑफ ऑर्थोपोड्स जब हम एक्सोस्केलेटन की एनिमल्स में बात करते हैं ना, तो ये ग्रो नहीं कर सकता, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो इस डिसएडवांटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि वो शेड करता है एनिमल अपना एक्सोस्केलेटन कुछ टाइम, मतलब एक मखसूस वक्त गुजर जाता है, और उसके बाद एक्सोस्केलेटन
पीरियडिकली मतलब विद इन टाइम ऊपर वाला उतरता है और उसके साथ हम एक और एक्सोस्केलेटन से उसको रिप्लेस कर देते हैं। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्डाइसिस या मोल्टिंग। मतलब एक्सोस्केलेटन ग्रो तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर पुराना हो गया तो वो क्या करेंगे, वो उतरता जाएगा और उसकी जगह न्यू एक्सोस्केलेटन आता जाएगा। इसकी एग्जांपल में हम रेप्टाइल्स में स्नेक्स भी देख लेते हैं, कैसे वो अपनी आउटर स्किन उतार देते हैं और कुछ अर्से बाद न्यू उनकी डेवलप हो जाती है। अब एक्टाइसिस हमारे पास होती किस तरह है, इसकी ना टोटल 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं ना, उनसे कुछ चंद एंजाइम सिक्रीट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एंडोक्यूटिकल को, एंडो मतलब मिडल वाली जो क्यूटिकल होती है, लेयर होती है हमारी प्रोटेक्टिव, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जब ये डाइजेस्ट हो जाती है ना, तो ये क्या होता है कि हाइपोडर्मिस जो मोस्ट इनर है उसको सेपरेट कर देती है, किससे, एक्सोस्केलेटन से। अब इस डाइजेशन के बाद क्या होता है कि न्यू जो प्रोक्यूटिकल और हमारे पास न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल बन जाती हैं डाइजेशन के फ़ौरन बाद। जब ये हमारे पास न्यू स्ट्रक्चर्स बन गए तो जो ऊपर ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो स्प्लिट हो जाएगा, उतर जाएगा, और उसकी जगह हमारे पास पोर्स हमें बने हुए नज़र आते हैं। चूँकि एक्सोस्केलेटन का जो मेन काम है वो प्रोटेक्शन है, तो उसको हार्डन्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसलिए उसमें किसकी डिपोजिशन हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। अब लेकिन जब ये हार्डनिंग प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त तो उसके पास कोई आउटर स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो उस दौरान जो ऑर्थोपोड्स होते हैं वो छुपे रहते हैं मखसूस इलाकों में, ताकि प्रीडेटर से ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकें। अब ये तमाम चेंजेस जो हो रही होती हैं नर्वस सिस्टम के अंडर हो रही होती हैं, और मेन इसमें जो एक एंजाइम रोल प्ले करता है एक्डाइसोन। एक्डाइसोन, इसी से हम प्रोसेस को नेम भी दे देते हैं, क्या है वो हमारे पास, एक्डाइसिस। अब स्केलेटल मसल्स जो हमारे पास है ना, स्केलेटल सिस्टम में स्केलेटल मसल्स मौजूद होते हैं, बोन्स मौजूद होती हैं। अब जैसे हमने एंडोस्केलेटन हम आगे पढ़ेंगे, उसमें फ़र्दर हमें पता चलेगा बोन्स और कार्टिलेज किस तरह से फंक्शन करती हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम है ना टोटल, उसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा सपोर्ट और मूवमेंट में। तो वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो शेप को मेंटेन रखते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है तो आउटर बैरियर से प्रोटेक्ट करते हैं। जब उसके साथ स्केलेटल मसल्स हमारी बोन्स के साथ अगर एसोसिएशन बना लें तो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस में हमें पता है कि जो बोन्स है वो स्टोर करती हैं कैल्शियम, मुख्तलिफ मिनरल्स, तो वो मिनरल बैलेंस मेंटेन रखते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं। ब्लड सेल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इसका रोल है, क्योंकि जो हमारे जितने भी वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो बोन मैरो के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। तो जो बोन्स हैं वो किसका हिस्सा है, वो स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। तो इन सब में ये रोल होता है, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्केलेटल सिस्टम का सही होना आपके फंक्शन के लिए। अब थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स जिसको हम स्टडी करते हैं, इसको कॉमन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम ह्यूमंस में है तो ये रिलेटेबल ज़्यादा है। तो एंडोस्केलेटन बेसिकली क्या होता है, ये 2 तरह के टिश्यूज़ से बना होता है, बोन्स और कार्टिलेज। और ये जो दोनों टिश्यूज़ हैं ना, ये दोनों रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, बोन्स भी और कार्टिलेज भी। और बोन्स और कार्टिलेज जो दोनों होते हैं ना, इनमें जो लिविंग सेल्स वगैरह होते हैं टिश्यू के अंदर, वो एक प्रोटीन में एम्बेडेड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कोलेजन। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है व्हेन इट कम्स टू द स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। अब बोन जो हमारे पास है ये भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, बट इट इज़ रिजिड इन स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू कार्टिलेज। और ये हार्डेंड क्यों होती है, क्योंकि जो कोलेजन फाइबर है बोन का, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन हुई हुई होती है। कैल्शियम फॉस्फेट इसमें ज़्यादा मौजूद होता है, जिसकी वजह से एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेज हमें क्या नज़र आती हैं, हार्ड फॉर्म में नज़र आती हैं। अब बोन्स क्या करती हैं, ये आर्म्स और लेग्स को सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये 2 तरह के इसमें रीजन होते हैं। आउटर शेल जो इसका होता है उसे हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, और इंटीरियर स्पॉन्जी बोन होती है। अब जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ना, वो हार्ड होती है, वो बेसिकली मसल्स को साइट प्रोवाइड करती है फॉर अटैचमेंट। लेकिन जो स्पॉन्जी बोन होती है दैट इज़ रिच इन ब्लड वेसल्स, उसमें ज़्यादातर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और वो पोरस होती है। और इसी जगह पे क्या हमारे पास मौजूद होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं, बोन सेल्स। अब टोटल बोन मैरो भी स्पॉन्जी बोन में ही मौजूद होता है, और बोन मैरो के अंदर ही हमारे पास क्या बनते हैं, बोन सेल्स बनते हैं। और वो बोन सेल्स जो बन रहे होते हैं ना, वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक तो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है, दैट इज़ ओस्टियोसाइट। उसके अलावा ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, वो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, वो बोन डिजॉल्विंग सेल्स हैं। तो टोटल 3 तरह के सेल्स हमें यहाँ पे बोन मैरो में इन द स्पॉन्जी बोन मिलते हैं। अब हम कार्टिलेज की बात कर लेते हैं, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये क्या होता है कि ये बोन के मुकाबले में क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है, उतना हार्ड नहीं होता, इसमें डेपोजिशन नहीं मौजूद होती हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट की। तो इसका बेसिकली क्या हम क्या है, ये बोन्स के एंड पे अटैच होता है। जॉइंट्स जो हमारे हैं जैसे नी हो गया, एल्बो होगी, वहाँ पे ये अटैच होता है, और ये फ्लेक्सिबल पोर्शंस को सपोर्ट करता है, जैसे नोज़ और एक्सटर्नल ईयर में ये मौजूद होता है हमारे पास।
अब जो कार्टिलेज है ना वो 3 तरह का होता है। पहले होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। ये कहाँ पे होते हैं? ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल जॉइंट्स में होते हैं। तो मेन काम मूवेबल जॉइंट्स में इनका क्या है? ये वहाँ मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं बोन्स के साथ अटैच होके। फिर इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। इसमें मैट्रिक्स होता है कोलेजन फाइबर्स का। ये कहाँ पे होते हैं? ये ईयर्स में होते हैं या आपकी नेक में एपिग्लॉटिस में मौजूद होते हैं। देन हम आ जाते हैं फिब्रो कार्टिलेज की तरफ। फिब्रो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है ये किससे बना होगा? ये थिक फाइबर्स से बना होगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स ये फ्लेक्सिबल इतना ज़्यादा नहीं होता। ये मोस्टली कहाँ पे होता है? ये नी में भी कुछ मौजूद होते हैं। वर्टिब्रा जो हमारी है उसकी डिस्क से दरमियान मौजूद होते हैं, और ये मसल्स और टेंडन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उस तरह इनकी अबंडेंस नहीं है जैसी कि हाइलाइन कार्टिलेज की है। तो आज बेसिकली हमने स्टडी क्या किया? हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट को स्टडी किया है। वो किस वजह से होती है? वो स्केलेटन की वजह से होती है, जो 3 तरह का होता है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, सी एन मून और अर्थ फॉर्म में हमने स्टडी किया। वो एक्जोस्केलेटन होता है जो रिजिड है, जिसका मेन काम ही एज अ बैरियर वर्क करना है। वो ऑर्थोपोड्स में होता है, और वो क्योंकि ग्रो नहीं कर सकता इसलिए वो उसको एक्डाइसिस के थ्रू शेड करते हैं। फिर हमने एंडोस्केलेटन पढ़ा जो कि ह्यूमंस में होता है, और बेसिकली 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जिसको बोन्स और कार्टिलेज बनाते हैं। बोन्स आगे मुख्तलिफ उसके अंदर उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेल होता है, 2 तरह की होती है, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी होती है। कार्टिलेज भी 3 तरह के होते हैं। तो इन सबको हमने स्टडी किया, समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सुनने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।